सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा रेडियस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि हम न्यूक्लियस की रेडियस मेजर कर सकते हैं क्या। तो मतलब डिपेंडिंग और मतलब कि स्पेसिफिकली साइज, न्यूक्लियर साइज क्या होगा। ओके, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो हमें एक एस्टिमेट देता है कि न्यूक्लियस एटम से बहुत स्मॉल होता है। अगर तुम्हारा एटम कोई एक बड़ा सा स्फीयर है तो न्यूक्लियस उसके सेंटर में एक बहुत छोटा स्मॉल सेंटर स्फेरिकल पार्टिकल होता है। ओके, तो हमें एस्टिमेट पता है कि न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 फर्मीज के ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो 10 सॉरी ये स्मॉल एफ है। ओके, तो ये एफ एम मतलब फर्मी होता है, तो 10 फर्मी ये तुम्हारा ऑर्डर है न्यूक्लियस साइज का। ओके, अब तुम इसको एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हो कि डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब ऐसे ऑक्सीजन या एटॉमिक नंबर डिपेंडिंग ऑन एटॉमिक मासेस न्यूक्लियस का साइज कैसे वेरी करता है, ये हमें मेजर करना है। तो बेसिक तरीका क्या होता है किसी भी चीज का साइज चेक करने का। तो सबसे बेसिकली हम क्या करते हैं, मतलब चीजों को देखते हैं उसका साइज कंपेयर करने के लिए, है ना। तो चीजों को हम देखते कैसे हैं, लाइट स्कैटर होकर उनसे आती है और हम लाइट से उसको एनालाइज करते हैं कि डिपेंडिंग ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि उसका साइज क्या होगा, है ना। तो हम ये बेसिक प्रिंसिपल ही यूज करेंगे न्यूक्लियर साइज को मेजर करने में भी। हम क्या करेंगे स्पेशली कि ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस है तो हम इस पे कुछ पार्टिकल्स या कोई एक रेडिएशन तुम इस पे बम्बार्ड करोगे, बम्बार्ड जैसे रदरफोर्ड ने की थी। और हम क्या देखेंगे, इसका स्कैटरिंग देखेंगे कि ये रेडियंस का स्कैटरिंग कहाँ पे आ रहा है। तो हम एक स्क्रीन लगा के रखेंगे और एनालाइज करेंगे कि मोस्ट ऑफ द रेडिएशन कैसे स्कैटर हो रही है, और उस स्कैटरिंग के एनालिसिस से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियस का अप्रोक्सीमेट साइज क्या है। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं क्योंकि तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर नोइंगली तुम्हारे पास प्रोटॉन्स हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन्स हैं जो कि न्यूट्रल है। ओके, तो अब हमें कोई आइडिया नहीं है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर कहाँ पे है। हो सकता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स हो सकता है प्रोटॉन्स अलग हो सकता है न्यूट्रॉन्स अलग हो। तो हमें दो टाइप की स्टडी करनी पड़ेगी। पहला तो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, जो चार्ज पार्टिकल है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। और नेक्स्ट होगा कि न्यूक्लियस का मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला होगा तुम्हारा, वेट ये वायर बहुत दिक्कत दे रहा है। ओके, पहला होगा तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होगा मास। ओके, तो चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, स्पेशली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करना बहुत सिंपल है। तुम क्या करो, इस रेडिएशन की जगह कोई चार्ज पार्टिकल को इंसिडेंट करो, है ना। तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिव। ओके, तो हम इन जनरल हम इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करते हैं इस पे और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब इससे स्कैटर होके आते हैं तो उसकी ट्रेजेक्टरी में से हम न्यूक्लियस के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। ओके, और दूसरा अगर तुम्हें मान लो मास डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो सर उसकी, हाँ बोलो। सर वो पूर्णिमा ऐड होने की कोशिश करी पर वो हो नहीं पा रही, शायद आपने मीटिंग वे क्लोज कर दी है हाँ, क्या? वेट वेट मैं एडमिट कर रहा हूँ, वो मैं देखा नहीं ध्यान से। हाँ, मुझे नोटिफिकेशन आया था, मैं ध्यान नहीं दिया। ओके, हो ओके, गई एडमिट। थैंक यू सर। ओके, बीच में अगर कोई डाउट हो तो बोलना। अभी तक क्लियर आवाज आ रही है ना सबको? ओके, तो हम लोग अभी चार्ज और मास डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियस का साइज डिपेंडिंग ऑन चार्ज और मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टॉकिंग अबाउट चार्ज, तुम क्या कर सकते हो, किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करो और उसके स्कैटरिंग को एनालाइज करके तुम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जब भी हम स्कैटरिंग स्टडी करते हैं कि स्कैटरिंग होती कब है, जब जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट, जो चीज स्कैटर मतलब जो टारगेट है तुम्हारा, उसका साइज वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन की कंपेरेबल हो। तो अगर तुम्हारा न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेटली 10 फर्मी है, तो इसका तो जो तुम जो वेव या जो रेडिएशन उस पर थ्रो कर रहे हो उसका वेवलेंथ भी अराउंड 10 फर्मी के आसपास होना चाहिए। ओके, तो क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स हमारी वेव और पार्टिकल दोनों को सेम कर देती है, तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन थ्रो करोगे तो वो भी एक टाइप की रेडिएशन हो गई। ओके, इलेक्ट्रॉन वेव यहाँ पे हिट करेगी और उसका हम स्कैटरिंग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे वेवलेंथ का फंडा तो क्लियर है, वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की इस टाइप से होनी चाहिए। लेकिन अगर वेवलेंथ को हम मोमेंटम में कंपेयर करें तो तुम प्लैंक्स रिलेशन यूज कर सकते हो। पी इक्वल टू क्या होता है, एच बाई लैम्डा। यहाँ पे एच तुम्हारा क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो अगर तुम कंपेयर करो तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी। सी तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम देखो मोमेंटम को यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी से मेजर कर रहे हैं, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत कॉमन है। हम न्यूक्लियर फिजिक्स में सारी यूनिट्स को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सी के
आसपास मेजर करेंगे। इवन मास भी तुम्हारा इसी टाइप से होगा, मास को तुम रिप्रेजेंट करोगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय सी स्क्वायर। ओके, और तुम्हारा मोमेंटम हो रहा है तुम्हारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय सी। तो ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन आता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो तुम हिट करोगे इस पे, उसकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बाय सेफ साइड हम इससे एनर्जी को ज्यादा ही रखते हैं। ओके, इससे एनर्जी ज्यादा मतलब 100 मेगा इलेक्ट्रॉन से 1 जी मतलब गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी, ये तुम्हारा रेंज होता है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी से, ये तुम्हारा रेंज होता है एनर्जी का जिससे तुम इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हो इस पे। ओके, तो अब ट्राई करते हैं कि इसको थोड़ा क्वांटिटेटिवली स्टडी करने का, कि अगर हम तुम क्वांटम मैकेनिकली अगर एक वेव मतलब इंसिडेंट वेव ये है और स्कैटर्ड वेव ये है, तो एग्जैक्टली हम इससे साइज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, या फिर यहाँ के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले एक तो मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और ये मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर दे रहा हूँ जिससे तुम कंपेयर करो, और मान लो इधर से इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये तुम्हारा इंसिडेंट वेव है, और ये मान लो कि कोई स्कैटर्ड वेव है। ओके, अब बीच में हमें क्या इस एरिया में क्या हो रहा है एग्जैक्टली हमें पता नहीं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल एरिया है और उसको तुम देख नहीं सकते किसी माइक्रोस्कोप से भी। ओके, तो तुम क्या कर सकते हो, जस्ट कि इंसिडेंट वेव को स्टडी कर सकते हो कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, इस रिफ्लेक्टेड वेव को स्टडी कर सकते हो, और दोनों को कंपेयर करके एनालाइज कर सकते हो कि अंदर क्या हुआ होगा। ओके, तो हम सबसे पहले इसका वेव फंक्शन लिखना चाहेंगे। मान लो इसका वेव फंक्शन होगा साई आई, इसका होगा साई एफ। तो साई आई, क्योंकि हमारा ये प्लेन वेव है, प्लेन वेव का वेव फंक्शन सिंपली क्या होता है, सम कांस्टेंट ई टू पावर ऑफ आई के आई आर। आई मतलब इंसिडेंट है, के आई आर, ठीक है, और ये बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ये दोनों ऑलमोस्ट वेक्टर है, और ये डॉट प्रोडक्ट है। ओके, तो ये तुम्हारा इंसिडेंट वेव हो गया। जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो भी प्लेन वेव ही होगी, तो ये साई एफ, हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ये चीज, तो ये भी तुम्हारा इस टाइप से हो जाएगा आई के एफ डॉट आर, ठीक है, ये दोनों वेक्टर है। तो ये तुम्हें मिल गया कि मतलब इंसिडेंट वेव फंक्शन और मतलब या फिर इनिशियल वेव फंक्शन और फाइनल वेव फंक्शन। अब बीच में हमें इंटरेक्शन किस टाइप का है, इंटरेक्शन तुम्हारा एक कूलम्बिक इंटरेक्शन है, तो इसका पोटेंशियल अगर तुम लिखोगे तो तुम्हारा सिंपली क्या होगा, कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी। तो वी आर तुम्हारा होगा जो तुम्हारा सिंपली ये होगा तुम्हारा जेड ई स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड होंगे यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई होगा तो ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो ये तुम्हारा सिंपली तुम लिख सकते हो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो आर डैश। रो आर डैश मतलब कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस वॉल्यूम में, इस छोटे से वॉल्यूम में, उसको तुम इस टाइप से लिखोगे डीवी डिवाइड बाय आर माइनस आर डैश मॉड, ठीक है। तो आर माइनस आर डैश क्यों लिखा हूं मैं, कि आर डैश तुम्हारा पोजीशन ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस है, और आर तुम्हारा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिग्निफाई कर रहा है। तो तुम्हारा डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, ये तुम्हारा आर डिसाइड करेगा, और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस आर डैश डिसाइड करेगा, ठीक है। ये इस ओके, तो ये तुम्हारा पोटेंशियल हो गया। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स में हम चीजें प्रॉपर्टी कैसे मेजर करते हैं, हम हमेशा एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेजर करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे जब इंटरेक्शन होगा तब। तो उसको तुम कैसे लिखोगे, एक हम फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, ओके। तो तुम सिंपली एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इसमें के फॉर्म में लिख सकते हो, के जो तुम्हारा कैपिटल के, 2 मिनट, शायद एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये तुम्हारा एफ के आई और के एफ, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम पे। और इसको तुम लिख सकते हो सिंपली क्या, इंटीग्रल साई स्टार आई इंसिडेंट वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स और वी आर साई एफ डीवी, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगा पोटेंशियल का। ओके, ये दिख रहा है ना यहां तक, ओके। तो ये तुम्हारा एक टाइप से एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया। तो एक बार अगर तुम ये मेजर कर सकते हो तो उसको तुम इससे तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज होगी या फिर स्कैटरिंग में जो तुम्हारा एंगल होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुम्हें ज्यादा मिलेंगे कहाँ कम मिलेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें इस फंक्शन से मिल जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे के क्या है तुम्हारा, के सिंपली तुम्हारा मोमेंटम का फॉर्म है। अगर तुम्हारा मोमेंटम पी आई है तो पी आई इक्वल टू सिंपली क्या होगा, एच क्रॉस के आई, और पी एफ सिंपली क्या होगा, एच क्रॉस के एफ, ठीक है।
तो यहाँ से तुम मोमेंटम निकाल सकते हो, या फिर मोमेंटम गिवन है तो के निकाल सकते हो। ओके, और इस कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख देते हैं एफ ऑफ क्यू, जहाँ पे क्यू तुम्हारा क्या होगा, सिंपली क्यू इज इक्वल टू के आई माइनस के एफ। ओके, ये तुम्हारा वेक्टर है, ये भी तुम्हारा वेक्टर है। तो इसको तुम सिंपली लिख सकते हो क्या, अगर तुम इन दोनों का कंबाइन करोगे, ये के आई माइनस के एफ तुम्हारा क्यू हो जाएगा, और ये सिंपली हो जाएगा ई टू पावर ऑफ आई क्यू डॉट आर वी आर डी वी। ठीक है, तो ये तुम्हारा फंक्शन आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। ये तुम्हारा आता है फॉर्म फैक्टर। ओके, ये जो तुम्हारा फंक्शन है ये फॉर्म फैक्टर कहलाता है। ओके, तो तुम्हें पता है कि जो पोटेंशियल है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, किसकी, चार्ज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की। तो अगर तुम ये टर्म यहाँ रिप्लेस करोगे तो तुम्हें चार्ज डेंसिटी का टर्म मिल जाएगा। उसके बाद तुम इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो तुम्हें जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो स्कैटरिंग वेव का, उसको वो तुम्हें एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएगा। ओके, ना अगर तुमने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा कि अगर तुम्हारा एफ क्यू जो है वो फंक्शन है, मान लो कि इज अ फंक्शन ऑफ सम इंटीग्रल और ई टू पावर समथिंग, और तुम्हारा रो आर डैश का, ठीक है, और डीवी, ये तुम्हारा इस टाइप से फंक्शन है, सम कांस्टेंट यहाँ पे। तो तुम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा कि जो तुम्हारा रो आर डैश है एज अ फंक्शन ऑफ सम इंटीग्रल एफ क्यू मिल जाएगा, है ना, डी क्यू, इस टाइप से मिल जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ से तुम इसको एनालाइज कर सकते हो, और ये इतना डिटेल इसका इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको डेराइव नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेन कहने का मतलब ये है कि हम फॉर्म फैक्टर से इस डेंसिटी का अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं सिंपली मैथमेटिकली। ओके, तो अगर जब इसको एक्सपेरिमेंटली तुम वेरीफाई करोगे डेटा से, तुम एक्चुअल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन देयर एटॉमिक मासेस। ओके, तो जब लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनको एक मतलब स्पेसिफिक रिलेशन मिला, जो कि मैं यहाँ लिखूंगा। तो उनका रिलेशन ये था कि जो तुम्हारा ए डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा तुम्हारा 4/3 पाई और क्यू, ठीक है, आर यहाँ पे रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब जो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस है और जो तुम्हारा एटॉमिक मास है वो तुम्हारा प्रोपोर्शनल है ऑलमोस्ट, और उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। जैसे जैसे तुम जैसे एटॉमिक मास बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी, अपेरेंट वॉल्यूम जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी बड़ा होता है। ओके, तो इसको तुम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो कि ए इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, या फिर आर इज प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर 1/3। ओके, तो ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डराइव होकर आता है यहाँ से, और ये तुम्हें हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि तुम्हें हमेशा 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर 1/3। और इस जो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, इसको तुम मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हो। स्पेशली क्या करो, तुम हाइड्रोजन एटम का मेजर करो रेडियस, और एटॉमिक मास तुम्हें पता है, उससे तुम ये कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये कांस्टेंट अपेरेंटली आता है तुम्हारा आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू पावर 1/3, और आर नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 1.2 फर्मी। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। तो ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है कि जो तुम्हारा रेडियस है वो तुम्हारा एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा, मतलब क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा, और प्लस एक कांस्टेंट होगा आर नॉट, जो कि इसकी वैल्यू होगी 1.2 फर्मी अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो इससे तुम कोई कई सारे मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। जैसे मतलब एक क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं तुम्हें कि गिवन ए इक्वल्स टू 23, लेट्स से, व्हाट विल बी द रेडियस। ठीक है, तो तुम सिंपली ये वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो। ओके, तो ट्राई करना कोई भी एक सिंपल, जैसे मान लो ऑक्सीजन का मतलब न्यूक्लियर रेडियस क्या होगा, ये तुम ट्राई कर सकते हो निकालने की। ओके, नेक्स्ट होता है तुम्हारा, हमने दो टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, मास डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम सेम फॉर्म फैक्टर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जो पोटेंशियल का टर्म है वो कूलम्बिक नहीं होगा, क्योंकि हम चार्ज को स्टडी नहीं कर रहे। तो हम करेंगे क्या कि हम हीलियम एटम्स को थ्रो करेंगे, बम्बार्ड करेंगे। हीलियम एटम्स को कैसे भी मतलब उनको एक एनर्जी देके उनको बम्बार्ड करेंगे, और उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि जो कूलम इंटरेक्शन है वो ऑलमोस्ट मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि कूलम में मतलब जो फोर्स है वो एक टाइप से मतलब रिलेटिवली वीक फोर्स है। अगर तुम ज्यादा एनर्जी दोगे तो कूलम रिपल्सन है या अट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, उसके बाद पार्टिकल एग्जैक्टली न्यूक्लियस को हिट करके आएगा। तो
तो उस केस में जो स्कैटरिंग होगी उससे तुम न्यूक्लियस का मास डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, न्यूक्लियस का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं उससे भी हमें यही रिजल्ट मिलता है कि ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और ये रिलेशन वेरीफाई होता है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि जो मास और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एट न्यूक्लियस में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा जो पहले अजम्पशन था कि जो तुम्हारा हो सकता है कि प्रोटॉन अलग हो और न्यूट्रॉन अलग हो कहीं न्यूक्लियस में, वो गलत है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक मिक्स होके मतलब एक मिक्सचर टाइप में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो अगर न्यूक्लियस तुम्हारा इस साइज में है तो इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन मतलब एन पी ऑलमोस्ट मिक्सचर होता है, ठीक है ना, मतलब अलग अलग नहीं होते ये, इस टाइप से एक मिक्सचर होगा, ठीक है, बहुत सारा। तो सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से मिक्स होके रहते हैं, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, न्यूक्लियर साइज की बारे में कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दो प्रॉपर्टी है जो है मास, ठीक है। मास एंड मास अबंडेंस की मतलब डिपेंडिंग ऑन मास नेचर में जो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं वो स्टेबल कैसे होते हैं, ओके। तो यहां तक सबको क्लियर है, आवाज आ रही सबको? यस सर, क्लियर है। ओके ये अगर तुम मतलब कुछ नोट कर रहे हो तो ज्यादा अच्छी बात है, वैसे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं तो तुम्हें भेज दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे मास अबंडेंस। और मास अबंडेंस का मतलब ये है कि जस्ट मास नहीं, हमें पता है कि मतलब डिफरेंट रेंज के न्यूक्लियाई होते हैं, उनका मास अलग अलग होता है। मेन स्टडी करने का पर्पस ये है कि डिपेंडिंग ऑन मास उनका नेचर में प्रेजेंस कैसे डिसाइड होता है। कई न्यूक्लियस बहुत स्टेबल होते हैं, कई नहीं होते, जैसे हाइड्रोजन बहुत स्टेबल न्यूक्लियस है, लेकिन यूरेनियम उतना नहीं है, यूरेनियम डिके करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले अगर तुम्हें डिटरमाइन करना है कि उनका मतलब कि वो स्टेबल है कि नहीं, तो उसका एक फैक्टर ये हो सकता है कि एट प्रेजेंट मतलब यूनिवर्स में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। जैसे तुम एक कोई मटेरियल उठा लो और उस मटेरियल में चेक करो कि कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, कितने मतलब आयरन प्रेजेंट है, तो उससे भी डिसाइड हो सकता है कि क्या स्टेबल है ज्यादा, है ना। लेकिन वो बहुत रफ डेटा होगा। लेकिन इसका जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका इंपॉर्टेंस यहाँ ज्यादा हो जाता है जब तुम आइसोटोप्स में डिटरमाइन करते हो कि कौन सा आइसोटोप ज्यादा स्टेबल है। जैसे हाइड्रोजन ले लो तुम, अगर तुम 1 लीटर हाइड्रोजन लोगे तो उसमें हो सकता है कि कुछ 0.5 ग्राम या 0.5 मिलीलीटर ड्यूटीरियम हो, ठीक है। हो सकता है और कम, ये 0.1% ट्रिटियम भी हो, ठीक है। तो इतना मतलब जो अवेंडेंस है, हाइड्रोजन का अवेंडेंस सबसे ज्यादा है, फिर ड्यूटीरियम का कम है और ट्रिटियम का और कम है। वो इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करता है कि जो हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ड्यूटीरियम के, और ड्यूटीरियम ज्यादा स्टेबल है ट्रिटियम के, ठीक है। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए हमें मास को कंपेयर करना बहुत जरूरी है। तो हम न्यूक्लियस का मास को कैसे कंपेयर करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नई डिवाइस को स्टडी करते हैं जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर तुम लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा शायद, अगर तुमने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़े होंगे तो स्पेशली होता क्या है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है कि जो जैसे तुमने स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम मतलब कि किसी भी चीज को डिवाइड करना। जैसे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो हम उसको क्या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लाइट को डिवाइड करते हैं कि लाइट इस फ्रीक्वेंसी रेंज में इतनी लाइट है, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में ये लाइट है वगैरह। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर हम मास का स्पेक्ट्रम बनाएंगे, डिपेंडिंग ऑन मास हम चीजों को डिवाइड करेंगे, ओके। तो उसके लिए एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम सिंपली करते क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यूज करके अलग अलग मासेस को सेपरेट करते हैं। तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर में मेनली 3 पार्ट होते हैं इन जनरल। पहला होता है तुम्हारा आयन चेम्बर या फिर आयन बीम। तो यहाँ पे क्या होता है, इस चेम्बर में तुम सिंपली क्या करो, कोई भी एक गैस फॉर्म में कोई भी न्यूक्लियस लोगे, कोई भी एटम लोगे और उसको आयनाइज करोगे। आयनाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तुम हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो या फिर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करो उन पे, कैसे भी करके इनको आयनाइज कर सकते हैं और इनको एक्सलेट कर सकते हैं। तो जब इस मेथड से जब हम चीजों को आयनाइज करते हैं तो उनकी वेलोसिटी सबकी सेम नहीं होती, मतलब एक ब्रॉड रेंज ऑफ वेलोसिटी में चीजें मतलब एनर्जी गेन करती है। जैसे हाइड्रोजन ले लो, और हाइड्रोजन को अगर तुम आयनाइज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल के, तो सारे मतलब आयनाइज मोस्टली हाइड्रोजन होंगे, लेकिन जो वेलोसिटी अचीव करेंगे तो हो सकता है सारे हाइड्रोजन की वेलोसिटी एटम्स की वेलोसिटी सेम ना हो। उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कि मोस्टली एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का होता है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से दिखता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेलोसिटीज का। तो सबसे पहले तुम्हें वेलोसिटी को क्लासीफाई करना है। तो तुम वेलोसिटी क्लासीफाई करके क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नेक्स्ट पार्ट अटैच करते हैं जो कि कहलाता है वेलोसिटी सिलेक्टर। तो ये तुम्हारा आयन बीम जनरेट हो गई, उसके बाद तुम इसको एक चेम्बर से पास करते हो जो कि तुम्हारा कहलाता है वेलोसिटी सिलेक्टर।
ये है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में ये सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। तुम क्या करते हो कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो आउट ऑफ द प्लेन। ओके, मान लो कि तुम्हारा चार्ज इस टाइप से है और मैग्नेटिक फील्ड ये अप्लाई है, तो अगर चार्ज पॉजिटिव है, ऑब्वियसली तुमने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए हैं तो चार्ज पॉजिटिव होगा। चार्ज पॉजिटिव है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रोटेट होगा? डाउनवर्ड। तुम क्रॉस ले लो, ये ले लो, अगर तुम F इक्वल टू क्या होगा? V क्रॉस B। तो V तुम्हारा ये है और B तुम्हारा आउट ऑफ द प्लेन है, तो अगर तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये अपवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड पुश करेगा। ओके, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, अगर मैग्नेटिक फील्ड केवल होता तो ये आयंस जो है, एटम्स जो आयंस है, वो तुम्हारा डाउनवर्ड पुश होते। ठीक है, अब तुम इसमें क्या करते हो? सेम टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो अपवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसको अपवर्ड पुश करेगा। तो दोनों के केस में इसको बैलेंस कर सकते हो तुम, और इलेक्ट्रॉन मतलब जो आयंस है वो सीधे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा? इस वेलोसिटी पे। तो इस तुम वेलोसिटी को सिलेक्ट कर सकते हो कि स्पेसिफिक वेलोसिटी पे आयन सीधे जाएंगे, बाकी अदर वेलोसिटीज के आयन यहाँ पे कहीं टकरा जाएंगे। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इधर टकरा जाएंगे, वेलोसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा और इधर टकरा जाएंगे। और वेलोसिटी जब एग्जैक्टली बैलेंस होगी तभी ये सीधे जाएंगे। तो इसको तुम डिराइव कर सकते हो। मान लो कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको तुम एफ ई लिख रहे हो, तो ये तुम्हारा सिंपली क्या होगा? क्यू इंटू ई। ओके, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एफ बी इक्वल्स टू होगा क्यू वी बी। ओके, परपेंडिकुलर है इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट हटा रहे हैं। अब इन दोनों को बस बैलेंस करो तो तुम्हारा आ जाएगा क्या? V इक्वल टू आ जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा E बाई बी। ठीक है, तो यहां से तुम V इक्वल टू आ जाएगा E बाई बी। तो तुम E और B को एडजस्ट करके डिजायर्ड वेलोसिटी के आयंस को यहां से पास करा सकते हो और बाकी आयंस को इग्नोर कर सकते हो, है ना? तो एक बार तुम्हें गिवन वेलोसिटी के आयंस मिल गए, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो? यहाँ पे थर्ड पार्ट ऐड होता है जिसको मैं ये मिटा रहा हूँ। इस रिलेशन को हम यहाँ लिख देते हैं। 2 मिनट। तो होता क्या है कि तुम वेलोसिटी इज डिसाइडेड बाय E बाई बी। ओके, उसके बाद तुम क्या थर्ड पार्ट अटैच करते हो जो कि तुम्हारा ऑलमोस्ट इस शेप का होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि तुम यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके रखोगे, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, या फिर तुम जैसे टर्न करना चाहते हो। तो मैं ये आयंस को अपवर्ड टर्न करना चाहता हूँ इसलिए मैंने इनवर्ड रखा है। तुम अगर डाउनवर्ड टर्न करना चाहते हो तो आउटवर्ड रख सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड अब फिर से अप्लाई करोगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनि बी। ठीक है, तो ये तुम्हारा बी है वो यूनिफॉर्म होगा। तो इस केस में क्या होगा? तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के केस में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। ओके, लेकिन जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा वो उसके मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पार्टिकल आयंस है उसका मास अलग अलग है तो वो अलग अलग रेडियस पे कर्व होंगे। ठीक है, तो लाइटर पार्टिकल जल्दी कर्व हो जाएंगे, हैवियर पार्टिकल थोड़े दूर जाएंगे, उनका रेडियस बड़ा होगा। तो ऐसे तुम मासेस को सेपरेट कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पे तुम्हें 1 2 3, और यहाँ पे तुम एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा सकते हो जो कि डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे आयन हिट किया। ओके, तो ऐसे तुम डिसाइड कर सकते हो कि जो मासेस हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो इसलिए तुम्हें मास का एक स्पेक्ट्रम मिलेगा और ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है मास स्पेक्ट्रोमीटर का। तो इसमें इससे सिंपल केस में क्या है, तुम्हारा जो रेडियस है वो क्या होगा? मान लो कि तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो डिपेंडिंग ऑन क्यू वी आर। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू क्यू वी वी। यहाँ से वी कैंसिल करो, ये हो जाएगा एम वी बाई आर इक्वल्स टू क्यू बी और m इक्वल्स टू क्यू बी आर बाई वी। ठीक है, तो ये रेडियस हम मेजर कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमने नॉन अप्लाई किया है, वेलोसिटी हमने निकाल लिया यहाँ से, डिसाइड ही कर रखे, और क्यू हमें पता है अगर आयंस का, तो हम उसका मास डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम डिफरेंट रेडियस पे डिफरेंट मासेस को अचीव कर सकते हैं और उनका हमें मास डिफरेंस पता चलेगा। तो ऐसे तुम पता है अगर एक मिक्सचर ऑफ, मान लो तुम्हें एक स्टोन दिया मैंने, तो स्टोन को क्रश करके उसमें अमाउंट ऑफ मटेरियल निकाल सकते हो कि कितने अमाउंट, कौन सा एलिमेंट किस फ्रैक्शन में उस मटेरियल में प्रेजेंट है। प्लस अगर तुम्हें सेम मटेरियल गिवन है तो उसमें तुम उसके आइसोटोप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगी, मान लो यहाँ पे इंटेंसिटी कम मिलती है और यहाँ पे ज्यादा मिलती है,
यहाँ पे फिर से कम मिलती है। इसका मतलब जो ये सेकंड पार्टिकल है जिसका मास मतलब मीडियम मतलब बीच में है दोनों की, उसका अबंडेंस सबसे ज्यादा है। और अबंडेंस ज्यादा होने का मतलब ये वाला पार्टिकल या ये वाला न्यूक्लियस या ये वाला एलिमेंट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, या फिर ये वाला आइसोटोप ज्यादा स्टेबल है। तो ऐसे तुम डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो ये तुम्हारा मास स्पेक्ट्रोमीटर हो गया। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम रखते हैं, तो उस केस में तुम्हारा ये v की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा m इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू बी आर बाई वी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा E बाई बी, और b तुम्हारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर b सेम है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, तो m इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर आर डिवाइड बाई ई। तो इस साइड से डिसाइड हो सकता है। ओके, तो ये तुम्हारा मास स्पेक्ट्रोमीटर था, इससे तुम अलग अलग आइसोटोप्स की स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि जब हम मास स्टडी कर रहे हैं और आइसोटोप स्टडी कर रहे हैं, तो दूसरा टॉपिक आता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को कैसे और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किया गया बाइंडिंग एनर्जी पे, कि जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी कि कितनी एनर्जी से वो उसके न्यूक्लियस उससे बाइंड है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा थर्ड प्रॉपर्टी होगा बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी एग्जैक्टली डिफाइन ऐसे होता है कि तुम्हारा मान लो जब भी तुमने देखा होगा कोई अट्रैक्टिव पोटेंशियल है तो हमेशा नेगेटिव में होता है ना। जैसे कोई पोटेंशियल अगर तुम अट्रैक्टिव, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, तो देखना ग्रेविटेशनल फोर्स लिखोगे तो हमेशा तुम उसमें एक माइनस साइन लगा के रखते हो, है ना। माइनस साइन क्यों लगाते हैं हम? अभी ओके, तो वेट करना, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ तुम लोग का, अटेंडेंस ले रहा हूँ तुम लोग, अनम्यूट कर लो अपने आप को। ओके ठीक है, 1 2 3 4 5 5 लोग हैं, और मैं पढ़ा रहा हूँ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। हाँ, ओके ठीक है। तुम लोग को आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, यस सर सर। यू आर ऑडिबल। ओके ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी एग्जैक्टली डिफाइन हम ऐसे करते हैं, जैसे तुमने कोई भी देखा, कोई भी अट्रैक्टिव पोटेंशियल होता है, अगर मतलब दो पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि फोर्स रिपल्सिव होगा, और अट्रैक्टिव पोटेंशियल मतलब सॉरी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक साथ क्लम्प हैं, तो इसका मतलब कि कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा यहाँ पे, कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इसका मतलब कोई नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे पास 10 जूल एनर्जी है और उसके बाद तुम्हारे पास एक नेगेटिव पोटेंशियल है जो कि 5 जूल है, तो तुम्हारी टोटल एनर्जी कितनी हुई? कोई रिप्लाई कर सकता है? मैं बोला कि तुम्हारे पास टोटल एनर्जी 10 जूल है, लेकिन तुम्हारे पास एक नेगेटिव पोटेंशियल है 5 जूल का, तो रिजल्टेंट एनर्जी तुम्हारे पास 5 जूल ही बची है ना। ओके, तो सेम प्रिंसिपल तुम यहां लगा सकते हो कि अगर मैं बोलूं कि आइंस्टीन के रिलेटिविटी इक्वेशन यूज करें, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हें न्यूट्रॉन का मास पता है, प्रोटॉन का मास पता है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पता है, तो तुम टोटल एनर्जी निकाल सकते हो उनकी, उनकी टोटल एनर्जी होनी कैसी चाहिए, एग्जैक्टली होनी कितनी चाहिए। और तुम क्या करो कि जो न्यूक्लियस है एक्स, जिसपे ए और जेड ये है, इसका तुम मास निकालो और इसका तुम एम सी स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करो, अगर दोनों में डिफरेंस आता है, जो डिफरेंस है वो तुम्हारा क्या डिसाइड करेगा, अट्रैक्टिव पोटेंशियल कितना है। और वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की होगी, उतना ज्यादा वो मतलब इफिशिएंटली जो पोटेंशियल है उसको होल्ड करके रखेगा। तो हम इसको सिंपली तरीके से निकालते हैं, हम क्या करते हैं कि मास एनर्जी कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की और न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस का मास, मान लो कि न्यूक्लियस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, इसका तुम्हारा एटॉमिक मास होगा ए, एटॉमिक नंबर होगा Z, और न्यूट्रॉन नंबर होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे n। ओके, तो इसका मान लो हमें मास निकाल लिया हमने। ओके, तो इसका तुम एनर्जी निकाल सकते हो mc स्क्वायर, और इसको तुम अब कंपेयर करोगे किससे, इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे किससे, मास ऑफ मान लो कि तुम्हारे पास Z प्रोटॉन है, तो Z इंटू एम पी सी स्क्वायर और प्लस n इंटू एम एन सी स्क्वायर। ओके, तो ये जो तुम्हारा डिफरेंस आएगा, ये सॉरी
ये चीज नेगेटिव है क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कम होगा और इन दोनों का सम ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज यहाँ पे मिस कर दी, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स भी सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो एक और टर्म ऐड करेंगे, माइनस जेड एम ई, माइनस जेड एम ई सी स्क्वायर और माइनस ये टर्म, ठीक है। तो ये टोटल जो होगा, ये जो टोटल फॉर्मूला लिखा है, ये इक्वल टू होगा तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ओके। तो इसमें इस टर्म में किसी को कंफ्यूजन है क्या, किसी को भी? सर ये फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है, थोड़ी कम दिख रही है। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू जेड इनटू सी स्क्वायर। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक, मान लो कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास फ्री न्यूक्लियस नहीं है, हमारे पास एक एटम है। तो एटम के केस में हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं सबसे पहले ही, ठीक है, ओके। तो इसको मैं स्ट्रेट लिख यस सर। देता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, कि सबसे पहले तुम क्या करो, काउंट करो कितने प्रोटॉन्स हैं, जो कि तुम्हारा होगा Z इंटू एम पी, ठीक है। फिर काउंट करो कितने न्यूट्रॉन्स हैं, होगा N इंटू एम एन। सब्सट्रैक्ट करना है तुम्हें क्या, फर्स्ट तुम्हें सब्सट्रैक्ट करना है m ऑफ ए एक्स जेड, और एक और चीज सब्सट्रैक्ट करनी है इसमें से, इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है। तो एम ई जेड एम ई, और इसका सी स्क्वायर, होल का सी स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो इस होल थिंग का सी स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये जो टोटल एनर्जी आएगी वो तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी होगी, ओके। क्योंकि इस केस में हम लोग इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें न्यूक्लियस का मास एनर्जी मिल जाएगी। न्यूक्लियस की मास एनर्जी को हम कंपेयर कर रहे हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मास एनर्जी से, तो जो डिफरेंस आएगा वो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी देगा, जो कि बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है न्यूक्लियस के केस में, ओके। तो अब देखो, हम इस चीज को और इस चीज को कंबाइन कर सकते हैं, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है वहां पे, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं क्या, जेड ऑफ इंटू एम ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि तुम्हें पता है एक एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके हाइड्रोजन बनता है, तो तुम हाइड्रोजन का मास इजी होता है कैलकुलेट करना, तो इस टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं जेड एम एच से, जेड एम एच प्लस एन एम पी माइनस एम एक्स ए जेड, और इसका होल का सी स्क्वायर, ओके। तो ये तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी हो गया, ओके। अब तुम्हें बस यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना होगा कि जब भी तुम इसको, जो मास है, अगर तुम मास ऑफ प्रोटॉन 1 ले रहे हो, तो 1 ग्राम नहीं है, 1 एटॉमिक यूनिट है, तो उसके इसमें तुम्हें सी का भी यूनिट उस टाइप से एडजस्ट करना होगा। अगर तुम इसको ग्राम में या किलोग्राम में ले रहे हो, तो सी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में ले सकते हो, तुम्हें एनर्जी जो मिलेगी वो जूल में मिलेगी। लेकिन अगर तुम इनको एटॉमिक मास यूनिट में ले रहे हो, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हो, तो तुम्हें एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। तो उस टाइप से तुम्हें इस चीज के लिए केयरफुल रहना होगा। तो अगर तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कि गिवन दिस न्यूक्लियस फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी, देन तुम्हें एक प्रॉपरली यूनिट्स अप्लाई करनी होगी उसमें कैलकुलेशन में, ओके। तो बाइंडिंग एनर्जी का हम एक और एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं कि मान लो कि तुम्हें कोई एक न्यूक्लियस गिवन है, ठीक है, और तुम्हें एक प्रोटॉन को उसमें से निकालना है या फिर एक न्यूट्रॉन को उसमें से निकालना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन एनर्जी। या फिर जैसे हम लोग जब इलेक्ट्रॉन के केस में किसी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियस के केस में हम उसी चीज को सेपरेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो सेपरेशन एनर्जी होता क्या है कि जैसे गिवन न्यूक्लियस में तुम्हें एक न्यूक्लियन को बाहर निकालना है, ओके। तो मान लो सबसे पहले कि अगर हमें किसी न्यूट्रॉन को बाहर निकालना है, तो मान लो कि इनिशियल जो न्यूक्लियस होगा उसमें ए नंबर ऑफ, मतलब उसका एटॉमिक मास अगर ए है, तो उसमें एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जहां पे जेड प्लस एन इक्वल्स टू ए होगा, ठीक है। अब मान लो उनमें से तुमने एक न्यूट्रॉन निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, एन की जगह एन माइनस वन हो जाएगा, और ए की जगह भी ए माइनस वन हो जाएगा, लेकिन जेड एज इट इज रहेंगे, है ना। तो जो एनर्जी डिफरेंस जो आएगा वो तुम सिंपली उसको क्या कर सकते हो, इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हो, उतनी एनर्जी तुम्हें देनी होगी एक न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालने के लिए। तो सेपरेशन एनर्जी सर ऑफ, हाँ सर ये एक बार रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आया सर, हाँ, देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये सेपरेशन न्यूक्लियस, वाला। हाँ जैसे तुमने इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल्स में होते हैं, है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, हम्म ठीक है। अब तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है, तो तुम्हें कुछ एक हम्म। एनर्जी देनी होती है, जिसको हम लोग हाँ सर वो आयनाइजेशन समझ में एनर्जी, आ गया।
सेपरेशन एनर्जी तो समझ में आ गया, लेकिन अभी जो आपने समझाया ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये आपने जेड ये प्लस सिंपली एन। समेशन है कि तुम्हारा एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास होता है जो तुम्हारा नंबर ए, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स, यस। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं बोला कि मैं एक न्यूट्रॉन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ए में से -1 होगा और यस न्यूट्रॉन सर। का एक नंबर कम हो गया, इसलिए n-1 होगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो देखो z प्लस n-1 इक्वल टू a-1 ही होगा ना, ये इक्वेशन तो करेक्ट है। ओके। आ गया सर समझ में। ओके, तो सेम चीज अगर तुम्हें सेपरेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन निकालनी है तो तुम क्या करो, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी की सब्स्टिट्यूट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स ए जेड एन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स a-1 जेड n-1। ये -1 दिख रहा है क्या, यहाँ नहीं पे सर, दिख रहा नहीं है तुम दिख। लोग को? नहीं दिख रहा होगा, 2 मिनट में फिर से लिखता हूँ। ओके, ये तुम्हारा होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए एक्स जेड एन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ a-1 एक्स जेड n-1। ओके, तो ये तुम्हारा सेपरेशन एनर्जी होगा, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। सेम तुम प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी लिख सकते हो, उस केस में क्या होगा कि Z में से -1 होगा, A में से -1 होगा, N एज इट इज रहेगा, है ना। क्योंकि अगर प्रोटॉन जाएगा तो इस केस में Z -1 होगा और A भी -1 होगा, क्योंकि प्रोटॉन कंट्रीब्यूट करता है A में। तो इस केस में तुम्हारा जो होगा सेपरेशन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन होगा B A x Z N माइनस B A-1 Z-1 x N। ओके, अब मैं चाहता हूं कि तुम इनको सॉल्व करके इनका मतलब इनकी वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज ऐसे पुट करो और कम इसको मतलब सॉल्व करके लाओ, और तो एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा जो कि बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तुम क्या करो, इस केस के लिए ये फॉर्मूला लगाओ, फिर इस केस के लिए भी ये फॉर्मूला लगाओ और दोनों के नंबर नंबर कंपेयर करो, बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये चीज कैंसिल आउट हो जाए फर्स्ट इक्वेशन में, ये वाली चीज जेड वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, सेकंड वाले में एन वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस बचेगा जो कि तुम्हें कैलकुलेट करके ट्राई करना, देखना है एक बार। ओके, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये होता है तुम्हारा सेपरेशन एनर्जी, जो कि बाइंडिंग एनर्जी का एक टाइप से मतलब एक्सटेंशन है। ठीक है, इसको तुम हमेशा कैलकुलेट कर सकते हो, या तुम्हें न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि इसकी सेपरेशन एनर्जी निकालो, अगर तुम एक न्यूट्रॉन निकाले हो या फिर 2 न्यूट्रॉन निकाले हो तो। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्या कि हम बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी का मतलब डिफरेंट न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी को कंपेयर करते हैं, कि देखते हैं एग्जैक्टली सारी की सेम है क्या। तो गेस करो, गेस अगर तुम्हें गेस करना हो कि हर न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन सेम होती है क्या या अलग अलग होती है। ठीक है, तो लोगों ने सबसे पहले ये क्वेश्चन किया और उसको प्लॉट करने का मतलब डेटा कलेक्ट करके प्लॉट किया उसको। ठीक है, तो इसको जिसको हम लोग बोलते क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में क्या करते हैं हम लोग, प्लॉट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब ए से डिवाइड करते हैं वर्सेस न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका जो प्लॉट आता है वो कुछ इस टाइप से आता है। अगर मान लो 2 मिनट, ये तुम्हारा एनर्जी है B/A, ये तुम्हारा इन द यूनिट्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिवाइड बाय एन होगा, क्योंकि A तुम्हारा डिवाइड कर रहा है, और ये तुम्हारा होगा A एटॉमिक मासेस। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का निकाला, वो मतलब मान लो ये तुम्हारा कुछ 5 है और ये 10 है, तो और ये तुम्हारा 1 होगा सर हाइड्रोजन के लिए। हाँ, नीचे वाला एक्सिस दिख नहीं रहा है सर। नीचे, अच्छा हाँ सॉरी यार, ऊपर ड्रॉ करते हैं इसको। ये तुम्हारा ए है, ये है तुम्हारा B/A बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जैसे न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बड़े हो रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। लेकिन तुम्हें कंपेयर करना है क्या कि अगर सारे न्यूक्लियस सेम होते, मतलब एक इंडिविजुअल न्यूक्लियन पे एनर्जी कैसे डिफरेंस आ रहा है अलग अलग न्यूक्लियस में, मतलब हाइड्रोजन से लेके यूरेनियम तक बाइंडिंग एनर्जी में क्या कोई डिफरेंस आ रहा है, उसको कंपेयर करने के लिए तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी होगी कि एक इंडिविजुअल न्यूक्लियन पे कितनी बाइंडिंग एनर्जी। तो लोगों ने जब ये प्लॉट किया तो हाइड्रोजन का कहीं यहाँ आता है, ये मान लो अगर 5 है और ये 10 है यहाँ पे। ओके, तो ये हाइड्रोजन है, हीलियम ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं आता है, उसके बाद
फिर डिप होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फिर ऐसे जिगजैग होता है। और ये धीरे धीरे, सॉरी ये 10 के ऊपर नहीं जाता, मान लो 10 यहाँ पे है तो ये 7 के आसपास जाता है और यहाँ मैक्सिमम लेता है आयरन पे। ठीक है, तो यहाँ आयरन के केस में मैक्सिमम होता है और फिर डिप करने लगता है। तो इस टाइप का कर्व होता है तुम्हारा। फिर मतलब यहाँ पे भी कुछ जिगजैग है ऐसे और इस टाइप से कर्व आता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो मैक्सिमम होती है जिसकी, वो है आयरन। और बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आयरन की का जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन और इन सब की स्टेबिलिटी जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे भी कम होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे भी कम होती है। तो इसीलिए देख रहे हैं कि जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, हैवियर एलिमेंट्स मोस्टली रेडियो एक्टिव होते हैं और वो डीके करके स्मॉलर एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ कहीं जाके स्टेबलाइज होते हैं। और जो लाइटर एटम्स हैं वो रेडियो एक्टिव तो नहीं होते, लेकिन वो हमेशा कुछ ऐसी चीजें ढूंढ लेते हैं जिनसे उनको ऊपर जाने मिल जाए। जैसे कोई एग्जाम्पल बता सकता है? हाइड्रोजन और हीलियम है, वो हमेशा हैवियर एलिमेंट्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं? मतलब ऑब्वियसली नेचर में तुम ऐसे नहीं देखोगे कि अपने इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है या फिर हाइड्रोजन लिथियम में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन कहीं तुमने पढ़ा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, कहाँ होता है? किसी कोई आंसर कर सकता है क्या? ओके, मतलब मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। तो स्टार्स के कोर में होता है। स्टार्स के कोर में तुमने सुना होगा कि हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनाता है, फिर हीलियम कंबाइन होकर और हैवियर एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और वो स्टार डेड कब होता है? जब उसके कोर में आयरन हो जाता है, सब कुछ आयरन बन जाता है ना, मोस्ट ऑफ द चीजें। जब ये आयरन बन जाता है उसके बाद वो और फ्यूजन नहीं कर सकता, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी किसी की होती नहीं है, इससे ज्यादा अब वो उल्टे नहीं जाएगा। तो आयरन जब स्टार के कोर में बन जाता है तब वो स्टार डेड हो जाता है और वो और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता। उसके बाद वो या तो एक्सप्लोड होता है या इम्प्लोड होता है ग्रेविटेशन कोलैप्स में। तो उस चीज में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं एक बताना चाहता था फैक्ट कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है ये स्टार्स को मतलब बहुत अच्छे से वो करता है। ठीक है, तो इस बाइंडिंग एनर्जी को अगर तुम चाहो तो किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से फिट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले लोगों ने यही ट्राई किया कि कैन वी फिट इट विद सम मैथमेटिकल फॉर्मूला, या फिर किसी एक मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ढूंढ सकते हैं जिससे ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन हो जाए पर न्यूक्लियस। तो सबसे पहले जो फैक्टर आता है हमारे पास, सबसे पहला जो फैक्टर जो डिपेंड करेगा बाइंडिंग एनर्जी पे वो होगा वॉल्यूम। ठीक है ना, तो जो तुम्हारा वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करेगा। तो पहले ही ये लाइन अगर तुम कर्व देखो तो तुम्हें दिखेगा कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहला जो फैक्टर लिखा है उन लोगों ने वो लिखा कि बाइंडिंग एनर्जी शुड बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, और अगर तुम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे तो ये आएगा तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, आर का क्यूब आ रहा है। अब हमने आर और ए में रिलेशन पढ़ा था, आर और ए में क्या रिलेशन होता है? आर इक्वल टू ए टू पावर 1/3, तो आर क्यूब इक्वल टू ए होगा। तो यहां से तुम्हारा आता है कंक्लूजन कि बाइंडिंग एनर्जी शुड बी प्रोपोर्शनल टू ए। ओके, और या फिर तुम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दो तो बी शुड बी इक्वल टू ए वी ए। ए वी क्या है तुम्हारा? एक कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको वी से रिप्रेजेंट क्या करता है कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी शुड बी इक्वल टू ए वी ए। ओके, अगर मैं बी बाई ए लिखूं तो क्या आएगा? बी बाई ए इक्वल टू जस्ट कांस्टेंट। ठीक है, और वी बाई ए इक्वल टू अगर कांस्टेंट प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें इस टाइप से, है ना, जो कि इस कर्व को डिफाइन नहीं करती। इसका मतलब हमें अभी और करेक्शंस करने बाकी है ना। तो पहला टर्म ये था। और एक इससे एक और बड़ा कंक्लूजन मिलता है इस रिजल्ट से कि अगर तुम मान लो कि कूलम इंटरेक्शन लेते, मान लो कि कोई आयनिक चार्ज होता। ठीक है, मान लो कि जो जो न्यूक्लियर फोर्स है जो कि इस न्यूक्लियस को होल्ड करके रखता है, जो कि हर न्यूक्लियन पे डिपेंड करता, तो यहाँ पे ए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं और हर न्यूक्लियन अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते तो कितनी इक्वेशंस बनती? मान लो A1 A2 A3 ऐसे कर करके AN न्यूक्लियंस है यहाँ पे और हर न्यूक्लियन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो A1 को कितने न्यूक्लियन अट्रैक्ट करते? AN-1। ठीक है, हर एक न्यूक्लियन को AN- मतलब सॉरी, हाँ, हर एक न्यूक्लियन को
A-1 अदर न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते, और उस केस में ये प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस ए। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी लॉजिकली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए ए स्क्वायर के, लेकिन ये प्रोपोर्शनल है ए के। तो इसका मतलब ये है कि जो हर न्यूक्लियन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हर न्यूक्लियन एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें? तो उसका लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बहुत शॉर्ट रेंज है तुम्हारा, बहुत शॉर्ट रेंज है। मतलब कोई भी एक न्यूक्लियन केवल अपने नेबरिंग एटम को ही काउंट करता है, मतलब उन्हीं को अट्रैक्ट करता है। तो ये न्यूक्लियन केवल अपने नेबरिंग एटम को ही मतलब अट्रैक्ट करेगा, और उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द एटम्स है उनको इग्नोर कर देगा। तो उस केस में क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास हर न्यूक्लियन के सराउंडिंग में सेम नंबर ऑफ नेबर्स हैं, तो इसलिए तुम्हारी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ए के प्रोपोर्शनल होगी इंस्टेड ऑफ ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो। तो इससे हमें एक बड़ा कंक्लूजन मिलता है कि न्यूक्लियर फोर्स है जो वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, और हमेशा वो नेबरिंग एटम्स को ही अप्लाई करता है, मतलब अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है इस मॉडल में। अगर मैं बोलूं कि हर न्यूक्लियन अपने नेबर एटम एटम बोल रहा हूं मैं, न्यूक्लियन को ही अट्रैक्ट करता है, और इसलिए बी को ए के प्रोपोर्शनल होना चाहिए क्योंकि सबका सराउंडिंग सेम है। लेकिन क्या ये ट्रू है? सबका सराउंडिंग सेम है क्या? मतलब बीच में तो सारों का सराउंडिंग सेम है, लेकिन जो सरफेस पे उनकी क्या बात, उनका सराउंडिंग ऑब्वियसली इससे डिफरेंट है। इसके तो चारों तरफ न्यूक्लियस है, लेकिन इसके केवल यहाँ पे ही न्यूक्लियस है, इस साइड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो सरफेस का सराउंडिंग डिफरेंट है, तो तुम्हें एक सरफेस करेक्शन टर्म इसमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि हम ओवर काउंट कर लिए। हम लोग ये वाले टर्म ओवर काउंट कर लिए, तो हमें इसको एक सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक दूसरे टर्म पे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सरफेस टर्म, ठीक है। तो हम एक करेक्शन टर्म पे जाएंगे, सेकंड करेक्शन, जो कि होगा तुम्हारा सरफेस टर्म, ओके। सरफेस टर्म में क्या करेंगे हम कि सिंपली एक कांस्टेंट लेंगे ए सरफेस, और सरफेस एरिया क्या होता है तुम्हारा 4πr²। तो ये बी होगा निगेटिव होगा क्योंकि तुम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर चुके हो, तो तुम्हें सबसेट करना होगा। तो बी शुड बी प्रोपोर्शनल टू बी विल बी इक्वल टू, या फिर दिस विल बी इक्वल टू, करेक्शन विल बी इक्वल टू माइनस ए एस 4πr², या 4π को भी इसमें कन्वर्ट कर दो तो सिंपली माइनस ए एस r², और r² को फिर से तुम a के फॉर्म में लिख सकते हो, क्या आएगा माइनस ए एस ए टू पावर ऑफ 2/3, ठीक है। तो ये सेकंड करेक्शन आ गया। तो ये सेकंड करेक्शन को अगर तुम ऐड करो तो बाइंडिंग एनर्जी शुड बी इक्वल टू ए बी माइनस ए एस ए टू पावर ऑफ 2/3। तो इसको जब प्लॉट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा कि ये कर्व ऑलमोस्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है। अभी भी ये एग्जैक्ट इसको मैच नहीं करता, पहले कांस्टेंट था, अभी कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हमें और करेक्शन करने होंगे। तो और चीज सोचो क्या कर सकते हैं। तो थर्ड टर्म ये आता है कि जो कूलम रिपल्सन होगा उसको तो हम काउंट ही नहीं किए। जो प्रोटॉन्स हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, तो उनकी वजह से कूलम रिपल्सन होगा, उस कूलम रिपल्सन को हमें काउंट करना होगा, ओके। तो कूलम रिपल्सन को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं ये फर्स्ट मैं ये मिटा रहा हूं, ओके। ये लिखे रहने देता हूं क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट कंक्लूजन था, ये सेकंड कंक्लूजन है, और थर्ड तुम्हारा है कूलम रिपल्सन। तो थर्ड केस में क्या होगा, तुम्हें सिंपली कूलम की रिपल्सन में Z इंटू Z-1 प्रोटॉन होंगे, ओके। और इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा 4πε जो भी आएगा उसको हम लोग लिख रहे हैं A कूलम, ठीक है। और ये रिपल्सिव टर्म है इसलिए ये भी नेगेटिव होगा, ये बाइंडिंग एनर्जी में से सब्सट्रैक्ट होगा। इसमें कुछ मैं मिस कर रहा हूँ सर, हाँ। और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, R से, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा न्यूक्लियस रिपल्सन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो R से डिवाइड करेंगे जिसको तुम सिंपली A/3 लिख सकते हो, A टू पावर 1/3 लिख सकते हो। तो ये थर्ड करेक्शन टर्म आएगा कूलम टर्म, जो कि इस टाइप से होगा, ओके। तो थर्ड करेक्शन टर्म अप्लाई करने के बाद भी तुम्हारा जो कर्व है वो इस टाइप से आता है, अभी भी ये एग्जैक्ट फिट नहीं हुआ। तो अभी तुम्हें दो टर्म और ऐड करने हैं। तो दो टर्म हम ऐड करने के लिए थोड़ा एडवांस सिस्टम में जाना होता है, तो हम डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसे ये क्यों डिपेंड करता है। तो जो फोर्थ टर्म आता है वो तुम्हारा आता है क्यों, क्योंकि जब भी तुम देखोगे कि जो जो ए है वो हमेशा अगर Z/2 है, सॉरी
फोर्स करेक्शन है वो तुम्हारा इसलिए है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है अगर वो सेम है तो ये एटम ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब अगर तुम्हारा Z इक्वल्स टू A/2 है तो उस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे तो वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को ज्यादा इंश्योर करता है। जबकि अगर न्यूक्लियस और मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर मतलब ऊपर नीचे हो तो वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, एटलीस्ट इस रेंज में। उसके बाद आगे जाओगे तो देखोगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ऑलमोस्ट ट्वाइस होने लगते हैं। तो उसका भी एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये वाला फैक्टर हमें काउंट करना होता है। तो इसको अगर तुम काउंट, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री टर्म, कि मतलब जो बैलेंस है न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का वो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ये भी टर्म तुम्हारा एक कंट्रीब्यूट होता है, इसको हम लिखेंगे ये भी माइनस का होता है एसिमेट्रिक, और इसमें तुम्हारा आएगा फॉर्म, कंपेयर कर सकते हो A-2Z, ये 2 है और ये Z इसका स्क्वायर है, और डिवाइड बाय ए इसलिए करते हैं क्योंकि आगे जैसे ए बहुत बड़ा हो जाता है, तुमने ऑब्वियसली तुमने नेचर में नोटिस किया है कि यूरेनियम में और भी बहुत सारे मटेरियल है जिसमें तुम्हारा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऑलमोस्ट डबल होते हैं, और तब जाके वो न्यूक्लियस स्टेबलाइज होता है। तो इसका मतलब कि हैवियर एलिमेंट में ये चीज कम सिग्निफिकेंट होती है, इसलिए हम लोग ए से डिवाइड कर रहे हैं कि जब ए की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो ये नंबर इनसिग्निफिकेंट हो जाए। ठीक है, तो ये फोर्स करेक्शन आता है तुम्हारा माइनस एसिमेट्रिक A-2Z डिवाइड बाय ए, सॉरी A-2Z का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट तुम्हारा इस चीज को फिट कर देता है। मतलब इस चीज मतलब ये जो बाइंडिंग एनर्जी का एक्चुअल कर्व है उस पर तुम्हारा कर्व आ जाएगा, लेकिन ये जिगजैग अभी भी एक्सप्लेन नहीं होते। तो ये जिगजैग एक्सप्लेन करने के लिए हमें लास्ट और फिफ्थ टर्म ऐड करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाँ मतलब इसको, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं, इसको हम लोग बस करेक्शन बोलते हैं। तो ये होता है इसलिए कि जब भी तुम्हारे पास ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है तो मतलब एनर्जी अनस्टेबल होती है, और जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी न्यूक्लियंस है, तो एटम मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसका एक फ्रैक्शन ये आता है, यही मिटा रहा हूँ फर्स्ट वाला। तो जब भी तुम्हारे पास ए ऑड होता है तो बाइंडिंग एनर्जी को मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जाता इनकी मतलब इस करेक्शन का। लेकिन जब भी ए इवन होता है तो इस केस में हम एक टर्म ऐड करते हैं बाइंडिंग एनर्जी में। तो बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारी ऐसी दिखती है अभी फिलहाल, ए माइनस ए सरफेस A⁴ माइनस ए कूलॉम Z इंटू Z-1/, शिट बोर्ड ही खराब। बी इक्वल्स होता है A माइनस ए सरफेस A⁴ माइनस ए कूलॉम Z इंटू Z-1 बाई A⁴ माइनस कूलॉम के बाद हमने ये सिमेट्री टर्म लिखा, ए सिमेट्री A-2Z का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए, और माइनस एक टर्म आता है, सॉरी प्लस एक टर्म आता है करेक्शन डेल्टा। ठीक है, तो ये डेल्टा कैसे डिपेंड करता है ये देखो। तो होता क्या, जब भी ए इवन है तो उस केस में दो केसेस बनते हैं। इवन के केस में या तो तुम्हारे Z, N दोनों इवन हो, या फिर Z, N दोनों ऑड हो। ठीक है, तो बात ये होती है कि जब भी ये दोनों इवन है तो ये दोनों एक दूसरे से मतलब Z जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है अगर वो इवन है तो एक दूसरे से कपल होकर स्टेबलाइज हो सकते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी एक दूसरे से कपल होकर स्टेबलाइज हो सकते हैं। लेकिन जब ये ऑड होंगे दोनों तो दोनों के केस में स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है। जब भी इवन होते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी में एक टर्म ऐड होता है और ये चीज पॉजिटिव होती है, और जब भी ये ऑड होते हैं तो नेगेटिव सब्सट्रैक्ट होता है ये टर्म। ठीक है, तो ये प्लस माइनस इस पे डिपेंड करता है। तो ये डेल्टा आता है, एग्जैक्टली टर्म आता है तुम्हारा सम कांस्टेंट ए और ए पी लिख सकते हैं इसको, ए पैरिटी पेयरिंग का, और डेल्टा नॉट डिवाइड बाय A⁴
3/4, ठीक है। तो ये तुम्हारा टर्म आता है। तो डेल्टा नॉट तुम्हारा पॉजिटिव होता है अगर दोनों इवन है, और डेल्टा नॉट नेगेटिव होता है अगर दोनों ऑड है, ठीक है। तो ये टर्म लास्ट टर्म है जिसको हम लोग पेयरिंग टर्म बोलते हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का एक सेमी, मतलब एक ये तुम्हारा एक टाइप से एम्पेरिकल का मतलब होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं कुछ, ठीक है। तो हमारा ये आधा एक्सपेरिमेंट आधा एजम्पशन है, अप्रोक्सीमेशन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला। मास फार्मूला इसलिए बोलते हैं कि तुम्हें अगर बाइंडिंग एनर्जी मिल गई तो तुम्हें मास आराम से नहीं मिल जाता। मास और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। ओके, तो तुम लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाके गूगल पे टाइप करो सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, और उस पे देखो विकिपीडिया के पेज पे काफी डिटेल में दिया हुआ है ये सब। और अगर हो सके तो कुछ एक न्यूमेरिकल्स करो इसके, मतलब बाइंडिंग एनर्जी निकालने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे